हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लीगल वोकैबुलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 13। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को क्लियर एंड इजी एग्जाम्पल के साथ समझा था। आज के पार्ट 13 में हम नए लीगल वर्ड्स जो कि कोर्ट रूम और लॉ की लैंग्वेज में कॉमनली यूज़ होते हैं वो समझेंगे। तो आज के 5 वर्ड्स हैं परोल, परज्यूरी, प्लीडिंग्स, प्रोबेट एंड प्रेसिडेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है परोल। परोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कैदी को सज़ा पूरी होने से पहले कुछ शर्तों के साथ अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। यह रिहाई कैदी के अच्छे आचरण, पुनर्वास और सामाजिक पुनः एकीकरण के उद्देश्य से की जाती है। यानी जेल में बंद कैदी को अच्छे व्यवहार और समाज में दोबारा बसने के मकसद से समय से पहले छोड़ा जाता है, लेकिन उसकी रिहाई पर नज़र रखी जाती है और तय शर्तों के साथ पूरी करनी होती है उसे। अब परोल की कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे पहला, अस्थायी रिहाई। यह शर्त और सीमित समय के लिए होता है। शर्तों का पालन अनिवार्य है। रिहाई के बाद कैदी को तय शर्तों का पालन करना होता है। सज़ा जारी रहती है। परोल पर रिहाई के बावजूद सज़ा पूरी मानी जाती है। अधिकारियों की निगरानी। परोल पर रिहा व्यक्ति की निगरानी की जाती है। और सामाजिक पुनर्वास, यानी यह कैदी को समाज में पुनः शामिल होने का मौका देती है। भारतीय कानून में परोल, जैसे जेल मैनुअल, परोल देने की प्रक्रिया और शर्तें राज्यों के जेल मैनुअल में दी जाती है। इसका उद्देश्य, मतलब इसका पर्पस क्या होता है, तो कैदी के मानसिक और सामाजिक सुधार के लिए होता है। एंड रिहाई आधार अच्छे आचरण, पारिवारिक आपातकाल या गंभीर परिस्थितियों में परोल दी जाती है। अगर हम इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए किसी को चोरी के लिए 5 साल की सज़ा हुई। उसने जेल में अच्छा व्यवहार किया और इसके परिवार में कुछ इमरजेंसी हो गई। उसने परोल के लिए आवेदन दिया, यानी एप्लीकेशन दिया। अधिकारियों ने उसे 2 महीने के लिए शर्तों के साथ रिहा किया ताकि वह घर जा सके। लेकिन अगर इस दौरान उसने कानून तोड़ा तो वापस जेल जाना पड़ेगा। यही परोल कहलाता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, जो कि है परज्यूरी। तो परज्यूरी का हिंदी में मतलब होता है झूठी गवाही। परज्यूरी तब होता है जब कोई व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के दौरान जानबूझकर झूठा बयान देता है या झूठी गवाही देता है। यह एक दंडनीय अपराध है क्योंकि न्याय प्रणाली की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। यानी सिंपल सा समझे तो अदालत में या शपथ पर गवाही देते हुए जानबूझकर झूठ बोलना जो न्याय को प्रभावित करता है, इसे परज्यूरी कहते हैं। अब परज्यूरी की कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कुछ तत्व। जैसे पहला, जैसे अभी मैंने बताया, जानबूझकर झूठ बोलना, कानूनी शपथ के तहत दिया गया बयान कानूनी प्रक्रिया से संबंधित होना चाहिए। फिर है कानूनी, भारतीय कानून में परज्यूरी। तो भारतीय दंड संहिता 1860, यानी इंडियन पीनल कोड 1860 के सेक्शंस 191 में झूठी गवाही दी हुई है, गिविंग फॉल्स एविडेंस। सेक्शन 192 झूठे साक्ष्य बनाना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मतलब एविडेंस गलत बनाना।
देन सेक्शन 193 झूठी गवाही के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। इसके लिए पनिशमेंट यानी सज़ा 7 साल तक की कैद और जुर्माना। एग्जाम्पल से समझे तो कोर्ट में एक गवाह ने शपथ लेकर कहा कि उसने आरोपी को हत्या करते देखा है। बाद में सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। इस पर गवाह पर परज्यूरी का केस चला क्योंकि उसने जानबूझकर झूठ बोला। उसने ये बोला कि उसने हत्या करते हुए देखा, बट बाद में तो पता चला कि वो मौजूद नहीं था, तो इसीलिए फिर उस पर झूठ बोलने का केस चला। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड जो कि है प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स का हिंदी में मतलब होता है दलीलें। प्लीडिंग्स वह लिखित बयान है जो मुकदमे में पक्षकारों यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो दोनों पक्ष होते हैं द्वारा दायर किए जाते हैं। इसमें विवाद के तथ्य, दावे और बचाव शामिल होते हैं। यानी वादी और प्रतिवादी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अपने अपने पक्ष में अदालत को जो कागज़ देते हैं जिसमें पूरे तथ्य और दावे होते हैं उसे प्लीडिंग्स कहते हैं। प्लीडिंग्स के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे पहला प्लेंट, वाद पात्र, वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें विवाद के तथ्य और दावा शामिल होते हैं। दूसरा है रिटन स्टेटमेंट यानी लिखित उत्तर, प्रतिवादी द्वारा प्लेंट के जवाब में प्रस्तुत किया गया बयान। अब हम देखते हैं इंडियन कानून में प्लीडिंग्स में क्या क्या है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 CPC ऑर्डर 6 में प्लीडिंग्स का प्रारूप और नियम, ऑर्डर 7 प्लेंट की संरचना एंड ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट का प्रारूप। एग्जाम्पल से समझे तो मान लीजिए ज़मीन विवाद में वादी ने अदालत में प्लेंट दाखिल किया जिसमें उसने ज़मीन अपनी बताई और सबूत दिए। प्रतिवादी ने रिटन स्टेटमेंट दाखिल करके बताया कि ज़मीन उसकी है। इन दस्तावेज़ों के आधार पर मुकदमा चलता है, यही प्लीडिंग्स कहलाती हैं। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड जो कि है प्रोबेट। प्रोबेट का हिंदी में मतलब होता है वसीयत, प्रमाणीकरण। प्रोबेट एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत वसीयत की प्रामाणिकता और वैधता को अदालत द्वारा पुष्टि की जाती है। यह एक अधिकार पत्र होता है जो वसीयत को लागू करने की अनुमति देता है, यानी किसी की मौत के बाद उसकी वसीयत पर कोर्ट का मोहर लगाना ताकि संपत्ति कानूनी रूप से बच सके, उसे प्रोबेट कहते हैं। अब इंडियन कानून में प्रोबेट जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के सेक्शन 2 क्लॉज F में प्रोबेट की परिभाषा करता है एंड सेक्शन 222 एंड सेक्शन 276 में प्रोबेट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया दी हुई है। केवल एग्जीक्यूटर्स को दिया जाता है। प्रोबेट केवल उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी वसीयत में एग्जीक्यूटर का नाम लिखा गया हो। अब प्रोबेट के कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे पहला अदालत में आवेदन, वसीयत के सत्यापन के लिए आवेदन किया जाता है। नोटिस जारी करना, सभी उत्तराधिकारी को नोटिस भेजा जाता है। वसीयत की वैधता की जांच, गवाहों से पूछताछ, वसीयत की प्रामाणिकता की पुष्टि। प्रोबेट जारी करना, अदालत वसीयत को मान्य ठहराती और एग्जीक्यूटर को प्रोबेट जारी करती है। अगर हम एकदम सिंपल सा समझे प्रोसेस तो ऐसे याद रखो आप, अदालत में आवेदन, देन सभी उत्तराधिकारियों को नोटिस, वसीयत की जांच, फिर कोर्ट द्वारा प्रोबेट जारी। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक
व्यक्ति की मौत के बाद उसके बेटे ने कोर्ट में आवेदन किया कि उसके पास पिता की वसीयत है। कोर्ट ने जांच करवाई, गवाहों से पूछताछ की और वसीयत को वैध मानते हुए बेटे के नाम पे प्रोबेट जारी किया। अब हम देखते हैं अपना आखिरी और पांचवा वर्ड, जो कि है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का हिंदी में मतलब होता है नज़ीर। प्रेसिडेंट एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है या निर्णय है जिसे पिछले मामलों में दिए गए न्यायालय के फैसले के आधार पर भविष्य के समान मामलों में अपनाया जाता है। यह न्यायिक प्रणाली में स्थिरता और एकरूपता बनाए रखने में मदद करता है, यानी अदालतों में स्थिरता और समानता लाने के लिए पुराने फैसलों का पालन करना। अब प्रेसिडेंट्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे पहला, बाइंडिंग प्रेसिडेंट, मतलब निचली अदालतों को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करना अनिवार्य है। पर्सुएसिव प्रेसिडेंट, यह निर्णय बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन इसे न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है। ओरिजिनल प्रेसिडेंट, एक नया निर्णय जो किसी पहले के फैसले पर आधारित नहीं होता है। डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, पहले के निर्णय को दोहराता है और उसे लागू करता है। ओवररूल्ड प्रेसिडेंट, जब उच्च न्यायालय किसी पूर्व निर्णय को गलत घोषित करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक हाई कोर्ट ने तय किया कि किराएदार को 3 महीने की नोटिस देकर ही निकाला जा सकता है। बाद में कोई और इसी तरह का केस आता है जो निचली अदालत उसी नियम का पालन करती है, यही प्रेसिडेंट कहलाता है। तो दोस्तों, आज के पार्ट 13 में हमने 5 नए शब्द सीखे। पहला, पैरोल, शर्तों पर अस्थायी रिहाई। परज्यूरी, झूठी गवाही। प्लीडिंग्स, मुकदमे की लिखित दलीलें। प्रोबेट, वसीयत का प्रमाणीकरण। एंड प्रेसिडेंट, नज़ीर। पार्ट 14 में हम नए शब्दों के साथ फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक हम मिलते हैं पार्ट 14 में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।